हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सामाजिक का संपूर्ण कोर्स यहाँ पर हो रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपको बहुत सी बातों को सीखने में सहायता मिलेगी। नंबर 1, आपको टॉपिक वाइज, अध्याय वाइज संपूर्ण सिलेबस आपका होगा। दूसरा, मैं आपको जैसे ही क्वेश्चन हल कराऊं उससे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप को सोचना होगा कि इसका आंसर ये सही होगा। तो फिर आप लास्ट में देखना कि मैंने कितने क्वेश्चन करवाए, उन क्वेश्चनों में से आपके कितने सही थे। एक तरह से आपका यहाँ पर टेस्ट भी होगा, साथ में ही आपका संपूर्ण रिवीजन भी होगा, ताकि आपका रिवीजन के साथ साथ संपूर्ण सिलेबस भी हो, आपका टेस्ट भी हो और आपका एक तरह से समग्र अध्ययन एसएसटी के बारे में हो। हमने इससे पहले अगर बात करें तो एसएसटी में पहले हमने यहाँ पर आपके सिंधु घाटी सभ्यता, साथ में ही हमने यहाँ पर आपके वैदिक सभ्यता, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब इस वीडियो में आपके जो प्राचीन इतिहास है भारत का, उस पूरे प्राचीन इतिहास को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। आपके सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी है, वैदिक संस्कृति हो चुकी है। अब आपके मौर्य काल और मौर्य साम्राज्य के बाद में काल और गुप्त साहित्य को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बाद में आपके बौद्ध और जैन धर्म को बाद में लास्ट में लेंगे। उसके बाद में आपके मध्यकाल लेंगे, यानी कि आपके कांग्रेस जो आपके इतिहास का विषय है। इतिहास का विषय आने वाले जो 2-4 वीडियो में समाप्त हो जाएगा इतिहास विषय। उसके बाद में नेक्स्ट विषय आपके लेंगे, ताकि आपका संपूर्ण समग्र अध्ययन हो। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। अब आपको क्वेश्चन भी देखने हैं, आपको क्वेश्चन पहले भी हल करने हैं। अगर आपके पास पहले से ही बुक है तो आप वहां बुक में इन क्वेश्चनों को प्राप्त कर सकते हो, वहां पर देख सकते हो। साथ में ही आपके टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप अध्ययन कर सकते हो। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है मौर्य काल का राजनीतिक प्रशासनिक विशेषताओं का। मथुरा से लिखी महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? यानी कि महिषासुर मर्दिनी की जो कहां के मौर्य काल की है, महिषासुर मर्दिनी की। अब यहां पर आपके शैली की बात हुई है, मथुरा शैली। अब आपको बात करूं तो आपकी मौर्य कालीन जो कला है, उन कलाओं में आपके 3 शैलियां की बात होगी। नंबर 1 शैली होगी आपकी गांधार शैली, दूसरी शैली होगी आपके मथुरा शैली, तीसरी शैली होगी आपकी अमरावती शैली। अब इन 3 शैलियों में आपको ये ज्ञात करना है। गांधार शैली मुख्यतः अफगानिस्तान में विकसित हुई थी, अफगानिस्तान में। और यहाँ पर इस शैली में मुख्यतः जो बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। कौन सी? बौद्ध मूर्तियों का। अब बौद्ध धर्म में भी 2 शाखाएं हैं, एक है आपके हीनयान और दूसरे है आपके महायान। कौन सी? महायान। अब आपके यहाँ पूछ सकता है कि गांधार शैली में बौद्ध धर्म की जो मूर्तियों का जो निर्माण हुआ, उनमें से सर्वाधिक जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वो मुख्यतः महायान शाखा से हुआ, गांधार शैली में। इस शैली पर यूनानी प्रभाव भी पड़ा है, यानी कि यूनानी शैली की ये विशेषताएं हैं। दूसरी शैली है मथुरा शैली, जो मुख्यतः भारतीय शैली थी, यानी कि पूर्णतः शुद्ध शैली है, पूर्णतः भारतीय शैली है। इसके बाद में लास्ट वाली शैली है अमरावती शैली। अमरावती शैली का जो विकास है वो मुख्यतः आपके दक्षिणी भारत में हुआ था। कहां पर? दक्षिणी भारत में हुआ था। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अमरावती जो शैली है, उस अमरावती शैली में मुख्यतः जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वो सफेद पत्थरों से ही इसका निर्माण हुआ। किससे? सफेद पत्थरों से इसका निर्माण हुआ। किसका? अमरावती शैली का। वो दक्षिण में इस अमरावती शैली का विकास हुआ। तो ये 3 शैलियां आपको याद होनी चाहिए। मौर्य कालीन की बहुत सी मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें जाग, जैसे एक्सनी की अलग अलग मूर्तियां प्राप्त हुई है। या फिर जैसे आपके अब पढ़ते हो तो जाग बाबा की नौ से भी आपके भरतपुर से भी बहुत सी मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की पहला आंसर है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? अब यहां पर शासक की बात कर रहे हैं जैन। यहां पर है कुणाल, संप्रभति, दशरथ और जालोक। ये 4 शासक है मौर्य शासक। वैसे तो आपने मौर्य शासक के बारे में पढ़ा होगा। तो प्रथम जो शासक था, अगर मौर्य वंश का जो संस्थापक था, अगर मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? ये सब आपको पता होगा। इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि अपने जो प्रधानमंत्री था, इनके प्रधानमंत्री पीएम थे, कौन थे? चाणक्य। अब चाणक्य का नाम अलग अलग मिलता है। चाणक्य का नाम कभी कभी यहाँ कौटिल्य भी मिलता है। क्या मिलता है? कौटिल्य। यानी कि चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है,
साथ में कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य का नाम दो अन्य नाम और है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों का नाम यही है। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर, यानी नंद वंश का जो शासक था, नंद वंश का जो शासक था कौन था, गणानंद, गणानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद में अगर बात करें तो कौन से शाखा से था चंद्रगुप्त मौर्य, पेपली वंश की शाखा से संबंधित था, पेपली वंश की शाखा से। अब बहुत से विद्वान ऐसे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग कथन है कि क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, शूद्र था, कौन था। इसमें से अगर बात करें तो एक विद्वान है शूद्रक। शूद्रक अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो कौन था, वो शूद्र था। कौन था, वो शूद्र था। मुद्रा राक्षस में मानते हैं। विशाखा दत्त की जो अलग अलग किताबें हैं उनमें भी सबके अलग अलग चीजें मानते हैं। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से हुआ या शूद्र की जो मुद्रा राक्षस हुआ उसमें इसको क्या माना जाता है, इसको एक तरह से शूद्र माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ये सब आपको पता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में अगर आप देखें तो बाद में इसने भद्रभाऊ इसका गुरु था, तो भद्रभाऊ की दीक्षा लेकर इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। किस धर्म को, जैन धर्म को। और फिर यहाँ पर भी आपको पूछ रहा है कि कौन मौर्य शासक जैन था, तो यहाँ पर भी आप देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन शासक था जिसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब इनमें से भी कौन था, तो इनमें से इसका सही आंसर होगा संप्रभृति, यानी कि संप्रभृति मौर्य शासक भी जैन था। अब आपके अलग अलग आएंगे जिसमें से जैसे आपके इसके बाद में एक शासक और आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, इसका जो पुत्र है बिंदुसार। कौन है, बिंदुसार इसका शासक बना। बिंदुसार जो था वो किसी भी धर्म को नहीं मानता था, वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। किसको, आजीवक संप्रदाय में विश्वास रखता था। और इस कारण आजीवक से इसको बोलते, से आजीवक से अमित्र घाट, इसको अमित्र घाट की उपाधि प्राप्त थी, यानी कि इसको अमित्र भी कहा गया है। और बिंदुसार को, यानी कि बिंदुसार को अगर बात करें तो बिंदुसार को से क्या बनता है, सिंहसेन, यानी कि इसको सिंहसेन भी कहा गया जैन ग्रंथों में। किसको, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया, साथ में इसको भद्रसार भी कहा गया। क्या कहा गया, भद्रसार भी कहा गया। एक चीज यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में अगर यहाँ पर जैन धर्म की बात हो रही है तो फिर आप बताओ कि इनमें से मौर्य शासकों में से कौन सा शासक बौद्ध था। कौन था, बौद्ध था। अगर बौद्ध की बात करें तो आपके जो अशोक था, जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक कौन था, तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म था, यानी कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब बौद्ध धर्म को कब अपनाया, जब कलिंग युद्ध हुआ, यानी कि जो कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में अशोक ने उस समय बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार से इसका व्यापक प्रसार किया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता कौन है। अब प्रयाग प्रस्तुति की बात आ रही है तो प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता कौन है। यहाँ पर सब तरह के आए हैं, आप गुप्त आप मौर्य साम्राज्य दोनों को पढ़ रहे हैं। तो प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता कौन है, तो नंबर 1 है आपके अरिसेन, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है वसुबंध, चौथा है वत्सवटी। अब प्रयाग प्रस्तुति की जो रचना है वो किसने की थी, वो अरिसेन ने की थी। किसने, हरिसेन ने। अरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का, यानी कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका, समुद्रगुप्त का। अगर बात करें तो समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया। कितने युद्धों का, 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया। इस कारण इसको समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने, किसने, विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने कहा। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन और है, आप बताइए कि समुद्रगुप्त ने कौन सी रचना की थी, यानी कि इसने कौन सा काव्य लिखा था। ये आपको सोच के बताना है। 10 सेकंड का समय आपको देता हूं, उसके बाद में आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा।
उसके बाद में समुद्रगुप्त ने एक काव्य की रचना की थी, उसका नाम था उपजीव्य काव्य। उपजीव्य काव्य की रचना इसने की थी। बाद में इसने समुद्रगुप्त ने अलग अलग उपाधियां धारण की थी, अलग अलग सिक्के जारी किए थे, जिसमें से एक सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कौन सा, वीणा वादन वाला। वीणा वादन करते हुए इससे ये मालूम चलता है कि ये समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी शासक था। कौन? ये आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि समुद्रगुप्त का पिता कौन था, ये भी आपको बताना है, और समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, ये आपके लिए है। आपको क्रम ध्यान रखना है गुप्त शासकों में, कि उसका गुप्त शासकों में क्रम आपको ध्यान देना है। जैसे मैं बात करूं गुप्त साम्राज्य का, जो मैं आपको 2-3 शासक बता देता हूं ताकि आपको क्रम ध्यान रहे। अगर मैं बात करूं तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसका माना जाता है कौन, श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त इसका संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में श्रीगुप्त के बाद में हुआ घटोत्कच। कौन हुआ? घटोत्कच। अब इसके बाद में इसने गुप्त साम्राज्य में पहली बार इसने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी? यानी कि गुप्त साम्राज्य में पहला शासक कौन था जिसने गुप्त साम्राज्य में जिसने महाराज की उपाधि धारण की। लेकिन जो वास्तविक जो संस्थापक है, अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपके चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसमें। ठीक है, ये चीजें आपको यहां पर ध्यान देने हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त। क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन कौन सी 2 नई राजधानियां बनाई। अब चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की, अब चंद्रगुप्त हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी इसने 2 राजधानियां बनाई। नंबर 1 है प्रयाग, दूसरा कौशाम्बी, नालंदा, मंदसौर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तिगवा, ग्वालियर। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ में से आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी। अगर देखो प्रयाग और कौशाम्बी में यहाँ पर अभिलेख मिले हैं। प्रयाग कौशाम्बी में नालंदा का विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था गुप्त शासकों में से, ये आपको याद होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने किया था, और कुमारगुप्त के समय ही आपको पता होगा सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए थे। इसके बाद में पाटलिपुत्र, उज्जैनी, ये आंसर आपका सही है। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, ये वाला आपका आंसर सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 राजधानी दी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, और उज्जैनी में ही चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्न थे। कौन थे? 9 रत्न। 9 रत्न यानी कि दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों को आपको मैंने पहले विस्तार वाले जो आपके कोर्स करवाया था, उस कोर्स में मैंने आपको विस्तार से पढ़ा दिया था। अगला है तिगवा, ग्वालियर। तिगवा से आपको पता है भूमरा से, तिगवा से गुप्तकालीन बहुत से मंदिर मिले हैं। भूमरा का मंदिर हुआ, आपके तिगवा का मंदिर हुआ, आपके झांसी का 10 अवतार मंदिर हुआ। ये चीजें आपको वहां पर ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने के लिए किस स्थान पर चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने के लिए किसी स्थान पर चला गया, इसका आंसर आपको देना है। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा लेकर कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, तो जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। अब जैन धर्म ग्रहण किया। एक अन्य शासक भी था संप्रति। संप्रति भी जैन शासक था। ठीक है, अब कहां चला गया? सांची गया था, या गया था, या श्रवणबेलगोला गया था, या श्रावस्ती गया था। अगर बात करें तो वो गया था श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला वर्तमान में कौन से राज्य में है, तो यहाँ पर वर्तमान में जो ये राज्य पे है, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जाकर वहां पर उसने जैन धर्म के एक सलेखना प्रथा के तहत अपना खान पान छोड़कर, पानी वानी सब छोड़कर वहां पर अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया। यानी कि मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में मिला कि वो उसका नाम अशोक है। पहला मास्की गुजरा, दूसरा टोपरा और मेघ, मानसेरा वो शाहबाज गड्डी, और सारनाथ वो सांची। ये आपके अभिलेख है। तो कहां पर मिला? देखो, अगर अशोक की बात करें तो अशोक के बहुत से अभिलेख मिले हैं। यानी कि प्रथम शासक था जिसने सर्वाधिक अपनी जनता को संबोधित करने के लिए अनेक अभिलेख, अनेक स्तंभ लेखों का निर्माण किया था। उनमें से अगर बात करें तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जो सफलता प्राप्त की वो किसने की? जेम्स प्रिसेप्स ने की 1837 में।
और खोजा किसने? फ्रेडरिक तपेंद्र ने उसने खोजा था। उसके बाद में अशोक का नाम मास्की और गुजरा अभिलेख से सर्वप्रथम इसका नाम अशोक मिलता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। कृषि विभाग के अध्यक्ष को, देखो अगर तक आपको कुछ नहीं आता है कि सर्वप्रथम किस काल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगर भारत में बात करें तो भारत में प्रथम बार जो जनगणना है, अगर आपको कुछ आता है कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई, तो मौर्य काल में सर्वप्रथम जनगणना हुई। कहां पर? मौर्य काल में। और मौर्य काल में जो जनगणना का जो प्रभारी था, वो प्रभारी का नाम क्या था? तो उस प्रभारी का नाम था मर्दम शुमारी इस प्रभारी का नाम था। इसी तरह से अब आपका कृषि विभाग का जो अध्यक्ष कौन था, तो उसको कहता था सीता अध्यक्ष। क्या कहते थे उसको? सीता अध्यक्ष कहते थे। इसके बाद में हलाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सेनाध्यक्ष अलग अलग थे। इसी तरह से अन्य जैसे पन्याध्यक्ष किसका था? बंदरगाह का अध्यक्ष था। एग्रोनोमी कौन था? एग्रोनोमी आपको पता होगा, सड़क मार्ग का एग्रोनोमी। ये अलग अलग थे। तो आपके प्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? मौर्य साम्राज्य में आपके यहाँ पर हुई थी। आपको पूरे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। अमित्र घाट के नाम से कौन सा मौर्य शासक जाना जाता था? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक और चौथा है दशरथ। तो अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था बिंदुसार। कौन सा? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। अब इसके बाद में बिंदुसार के भी पुत्र थे। उसमें से जैसे बात करें, एक था सुसीम। कौन था? सुसीम। और एक था अशोक। कौन था? अशोक। अब दोनों ही योग्य शासक थे इसके बाद में सिंहासन बैठने के लिए। बिंदुसार के समय क्या हुआ कि एक स्थान था तक्षशिला। इस तक्षशिला में क्या हुआ? विद्रोह हो गया। अब विद्रोह होने के बाद में क्या हुआ कि पहले तो बिंदुसार ने सुसीम को यहाँ पर भेजा। कहां पर? तक्षशिला में। और सुसीम उस तक्षशिला के विद्रोह को नहीं दबा पाया। बाद में अशोक को यहाँ पर भेजा गया। कहां पर? तक्षशिला। और अशोक ने यहाँ पर इसको आराम से दबा दिया, इस विद्रोह को। तब फिर बिंदुसार ने अशोक को शासक बनाया था। और अशोक ने अपने सिंहासन में बैठने के लिए अपने बहुत से भाइयों की हत्या की थी। ऐसा ग्रंथों में, ऐसे बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा जाता है। अब वास्तविकता कितनी इसके बारे में नहीं कह सकते। अब आपकी बात करें, मौर्य साम्राज्य की बात करें, तो मौर्य साम्राज्य में जो तक्षशिला थी वो उत्तरापंथ, यानी कि उत्तरापंथ की जो राजधानी थी तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला उत्तरापंथ की राजधानी थी, ठीक है। अगर आपके बात करें इसी तरह से आपके दक्षिणापंथ की राजधानी कौन सी थी? तो दक्षिणापंथ की जो राजधानी थी मौर्य साम्राज्य में वो सौनगिरी थी। कौन सी? सौनगिरी उस समय राजधानी थी। इसी तरह आपके मध्य देश में की राजधानी कौन सी थी? तो मध्य देश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र। और जो आपके अवंती की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी उज्जैनी। कौन सी थी? उज्जैनी। और लास्ट थी आपके पांच राज्य थे। और लास्ट था आपके जो कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसले। कौन सी? तोसले। तो आपको ये मिलाने वाला क्वेश्चन आता है कि इनकी राजधानियां इनके कौन कौन से थे। जब अशोक राजकुमार था, तो अशोक जब राजकुमार था तो मध्य यानी कि जो अवंतिका का क्या था? राज्यपाल था। क्या था? राज्यपाल, यानी कि अवंतिका शासक था, उज्जैनी का शासक था। उसके बाद में फिर मौर्य साम्राज्य बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उसके बाद में वो शासक बना था। तो आपको क्रम से आपको पूरी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अगला, मौर्यकालीन मुद्राओं में से कौन सा सही नहीं है? नंबर 1 है कारसार पन्यान, दूसरा है मासक, तीसरा है काकनी, चौथा है रुपया। अभी तो आराम से जाएगा आपको। रुपया तो सर्वप्रथम भारत में शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी का नाम आता है। बाकी ये सब मासक है, काकनी है, करसापन है, ये सब आपके मौर्यकालीन मुद्राओं में शामिल किए जाते हैं। अगला, सम्राट अशोक के शाहबाज गड्डी और मानसेरा के अभिलेख किस लिपि में है? अब देखो यहां पर आपके अलग अलग लिपियां आती है। अगर अशोक की लिपियों की बात करें तो इसकी लिपियां अलग अलग थी। उन लिपियों में कौन कौन सी थी? जैसे अशोक की लिपियों की बात करूं, अशोक की लिपियों की बात करो तो उसमें से नंबर 1 लिपि है आपके ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। दूसरी लिपि है यूनानी। कौन सी है? यूनानी। तीसरी है आपके खरोष्टी। कौन सी है? खरोष्टी। इसके बाद में चौथी क्वेश्चन है जो आपकी जो द्विभाषी जो लेख है अराइमेक लिपि, जो अराइमेक लिपि यानी कि द्विभाषी लेख जो है। तो आपके अगर बात करें तो अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं।
लेकिन आपके शाहबाज गढ़ी और जो मानसेरा है, जो दोनों वर्तमान में कहां पर है, दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में दोनों। और ये दोनों अभिलेख किस लिपि में है? तो ये दोनों अभिलेख वर्तमान में क्रोष्टी लिपि में है। किसमें? क्रोष्टी लिपि में। और अरामाइक लिपि जो सार ए कुना, एक स्थान है आपके सार ए कुना स्थान है, ये वर्तमान में ये अफगानिस्तान में है। ये अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पर ये अभिलेख अरामाइक लिपि में मिलता है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है। अब जैसे मुझे बताओ कि धौली कहां पर है, जोगढ़ कौन से राज्य में है, आपको ये बताना है मुझे। धौली और जोगढ़ ये आपका काम है। मैं तो आपको बता ही रहा हूं धौली कहां पर है, जोगढ़ कहां पर है, ये चीजें आपको यहां पर। येरागुडी कहां पर है, येरागुडी भी कहां पर है, कौन से राज्य में, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं वाले। तो ये आपको ध्यान देना है। मैंने आपको विस्तार वाले सिलेबस में आपको पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता प्राप्त की? किस विद्वान ने सर्वप्रथम पढ़ा और कब पढ़ा, ये आपका आएगा क्वेश्चन। तो पहला है क्लिफ्टनथल, जेम्स प्रिंसेप्स, मैक्स मुलर, सल विलियम जोन्स। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप्स। यानी कि जेम्स प्रिंसेप्स ने 1837 में पढ़ने में सहायता प्राप्त की थी अशोक के अभिलेखों को। और अब इसकी खोज किसने की थी? टिप्पचंद्र ने इसके अभिलेखों की खोज की थी। तो ये बात कर सकते हैं। तो टिप्पचंद्र ने तो इसकी खोज की थी, किसकी? इसकी। और पढ़ने में सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप्स ने इसकी सफलता प्राप्त की। अब अशोक के अलग अलग लेख मिलते हैं, जिसमें से आपको एक बात ध्यान रखना। मैं कुछ स्तंभ लेख बताता हूं आपको, ध्यान रखना। यह है दिल्ली मेरठ अभिलेख या स्तंभ लेख, जो भी आप बोलते हो। तो जो दिल्ली मेरठ लेख है, इसको बोलते हैं अशोक की छोटी लाट। क्या बोलते हैं इसको? अशोक की छोटी लाट। ठीक है। इसके बाद में आपके जो दिल्ली टोपरा लेख है, दिल्ली टोपरा लेख है, इसको बोलते हैं अशोक की बड़ी लाट। क्या बोलते हैं इसको? अशोक की बड़ी लाट। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसके बाद में अगर बात करें तो आपकी एक अभिलेख हो रहे, एक और प्रयाग कौशाम्बी लेख, प्रयाग या कौशाम्बी लेख, इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इस लेख में आपके देखोगे तो यहाँ पर अशोक के लेख मिलता ही है। इसमें रानी का अभिलेख भी है, रानी का अभिलेख। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो जितने भी अभिलेख है उन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, धर्म महामात्र कौन थे? तो ये मौर्य काल की बात है। धर्म महामात्र कौन थे? नंबर 1 अधिकारी, बौद्ध भिक्षु, पुरोहित, जैन मुनि। तो धर्म महामात्र कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य में जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों को धर्म महामात्र कहा जाता था। और जो बौद्ध भिक्षु थे, जैसे अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में श्रीलंका में भेजा। उसने प्रचारकों के लिए अलग अलग शाखाओं का निर्माण किया प्रसार के लिए। और बाद में उसने, जिसे उसके अभिलेख हैं, तो अभिलेखों में जैसे उसके 1 से लेकर कुल मिलाकर उसके 13 तक अभिलेख हैं। किसके? अशोक सम्राट के। और जो 13वां अभिलेख है, इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख है, कलिंग युद्ध का। इस कलिंग युद्ध का। और जो फर्स्ट वाला अभिलेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। किस अभिलेख में? फर्स्ट वाले अभिलेख में। और जो लास्ट वाला जो 13वां अभिलेख है, इसमें कलिंग युद्ध की बात की गई है। और अपने हृदय परिवर्तन की बात भी इसमें ही की गई है 13वां अभिलेख में। यानी कि हृदय परिवर्तन की बात भी किसमें की गई है? तो वो भी इसमें ही की गई है। कलिंग युद्ध से वो इतना हुआ कि उसने बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित अग्रनोमी कौन था? तो अग्रनोमी कौन था? अग्रनोमी कौन था? तो आप देखोगे मेगस्थनीज ने अग्रनोमी। अब आप बताओ पहले तो मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज तो पहले आप देखो कि एक चीनी यात्री था। कौन था? एक चीनी यात्री था। और इसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी इंडिका में लिखा गया है, यानी कि भारतीयों की बहुत ही अच्छी प्रशंसा की गई है। इसमें कहा गया है कि भारतीय क्या है? भारतीय एक उच्च नैतिक चरित्र वाले हैं, उच्च नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं। साथ में ही भारतीयों में दास प्रथा नहीं है, दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं है, जो बहुत बड़ी बात है।
दूसरा कि घरों में क्या ताले नहीं लगे रहते थे, ताले नहीं यानी कि चोरी बिल्कुल भी नहीं होती थी। साथ में ही उसने मेघश्री ने कहा कि पाटलिपुत्र में एक विशाल लकड़ी का महल का वर्णन भी किया है। एक विशाल लकड़ी के महल का भी वर्णन किया है। किसने? मेघश्री ने वर्णन किया है। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। तो इस अग्रनोमयी कौन था? तो अग्रनोमयी था नगरों के जो अधिकारी थे उसको अग्रनोमयी कहा गया था। अगला, अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण किसमें पाया जाता है? कलिंग युद्ध की बात की गई थी, तो उसकी जो शिलालेख है, जो इसके अशोक के कुल मिलाकर जो 1 से लेकर 13 तक जो शिलालेख है, उसमें से तो 13वां जो शिलालेख है, जो नंबर 13, इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख पाया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें ही इसी अभिलेख में अशोक के अर्धे परिवर्तन की भी बात की गई है, ठीक है। अगला, सातवाह किसके लिए प्रयुक्त होता था? सातवाह व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक नियम कारक व्यापारी, या फिर लास्ट परिवहन व्यापारियों का निगम। तो आपको बता दो कि सातवाह का प्रयोग होता था परिवहन व्यापारियों के निगम के लिए प्रयोग होता था। सातवाह मौर्य साम्राज्य में बात इसका प्रयोग होता था। मेघश्री द्वारा वर्णित मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में 7 वर्ग बताए थे मेघश्री ने, तो कौन सम्मिलित नहीं था? नंबर 1 दास, योद्धा, शिल्पकार और कर्षक। तो इसमें कौन सा नहीं था? तो अगर बात करें तो इसमें दास इसमें शामिल नहीं था। इसी तरह से उसने नगरों की समिति भी बनाई थी मेघश्री ने। इसी तरह से आपको गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है तो उसमें जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में भी आपको पूरे 9 रत्न आपको ध्यान रखने हैं। मेघश्री की जो इंडिका में जो नगरों का जो प्रशासन की समिति बताए, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जो आपकी जो 7 वर्ग बताए हैं उनको भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जिनको मैंने आपको पहले भी बहुत सी बार विस्तार से बता दिया है। अशोक के समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? चलो हाँ, कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? साथ में एक क्वेश्चन बता दूं कि इसकी अध्यक्षता किसने की, ये बता दो मुझे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखो, इसके समय जो बौद्ध संगति का आयोजन किया गया वो पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी। तो मैं बताऊं, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अब तीसरे से आपको ध्यान रखना है, तो तीसरे में अगर बात करोगे मंगोली पुत्र तिस्क। अब तिस्क में आप देखोगे, तिस्क में 3 है, तो 3 से क्या बन रहा है आपके 3। तो मंगोली पुत्र तिस्क ने 30 से 3 यानी कि तिस्क का मतलब 3। तो 3 यानी कि 3 की जो अध्यक्षता की थी वो मंगोलपुत्र तिस्क ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अशोक के समय ये बौद्ध संगति हुई थी। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। जैसे अलग अलग बौद्ध संगतियों का प्रारंभ हुआ था, तो अशोक के समय कौन सी हुई, तो कौन सी कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ये भी ध्यान रखना है आपको। निम्न में से किस शासक को शत्रु का संगारक कहा गया है? किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, या कलाशोक को कहा गया है? शत्रु का संगारक। देखो, एक मैंने आपको बताया था बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार को अलग अलग उपाधियां प्राप्त थी, जिसमें से आपको बताऊं, इसमें से उपाधियां नंबर 1 तो बद्रसार, यानी कि बद्रसार का मतलब है शत्रु का संगारक। दूसरा है सिंहसेन का मतलब क्या है? सिंहसेन का ये जैनगढ़ तो में सिंहसेन कहा गया। इसी तरह से इसको और भी कहा गया था, जैसे इसको अमित्रघात भी कहा गया, अमित्रघात या अमित्र चेतक भी कहा गया। और इसने बिंदुसार ने सीरिया का जो नरेश था, सीरिया का नरेश से इसने अंगूरी शराब, यानी कि जैसे बात करें अंगूरी शराब, नंबर 1 तो अंगूरी शराब की बात की। दूसरा बात की इसने सूखा अंजीर, और एक बात की दार्शनिक, यानी कि सीरिया का नरेश से इसने कहा कि मुझे 3 चीजें भेज दो आप मेरे दरबार में। एक तो अंगूरी शराब भेज दो, एक सूखा अंजीर भेज दो, और दार्शनिक भेज दो। 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो सीरिया का नरेश ने कहा कि हम आपके लिए 2 चीजें तो भेज देंगे, अंगूरी शराब और सूखा अंजीर, लेकिन आपके लिए दार्शनिक बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का उपासक था, आजीवक संप्रदाय का उपासक था, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन,
सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अब सांची के स्तूप का निर्माण बात करें तो सांची का स्तूप कहां पर है, इसी तरह सारनाथ का स्तूप कहां पर है, ये चीजें आपको अलग अलग ध्यान देना होगा। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। अब सारनाथ का स्तूप आता है तो सांची का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। अगर पिपरवा का स्तूप, देखो सबसे प्राचीन स्तूप तो माना जाता है पिपरवा। पिपरवा का जो स्तूप है भारत का सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। अब ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 80,000 के लगभग 80 या 84,000 के लगभग स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें से प्रमुख स्तूप सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, और भी है। जैसे 12 की गुफाओं का निर्माण भी करवाया उसने। उसके बाद में उसके पौत्र दशरथ में गुफाओं का निर्माण करवाया। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें आंसर आ जाएगा अशोक। कौन? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। और साथ में सारनाथ का जो स्तूप है, तो सारनाथ के स्तूप में यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया था कि सारनाथ के स्तूप में, सारनाथ का जो स्तूप है उस स्तूप में कुल मिलाकर जो धर्म चक्र पौधों की 32 तिल्लियां हैं। कितनी तिल्लियां हैं? 32 तिल्लियां हैं। लेकिन जो भारतीय झंडे में इस 32 में से केवल 24 तिल्लियां ही ली गई है। यानी कि जो भारतीय झंडे में जो चक्र है उस चक्र में कुल मिलाकर 24 तिल्लियां हैं। लेकिन जो सारनाथ का जो स्तूप है उसमें कुल मिलाकर 32 तिल्लियां हैं। कितनी है? 32। लेकिन उसमें से भारतीय झंडे में केवल 24 तिल्लियों को ही लिया गया है। अगला, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। बामियान, देखो मैंने आपको यहाँ पर 3 कलाएं बताई थी। कौन कौन सी? एक तो बताई थी आपको कौन सी, गांधार कला। कौन सी? गांधार कला। दूसरी बताई थी आपको मथुरा कला, और तीसरी बताई थी आपको अमरावती कला। ठीक है, अब मैं बताऊं, ये बामियान जो अफगानिस्तान में है, बामियान गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है। बामियान बहुत ही प्रसिद्ध है जो अफगानिस्तान में, जो गांधार कला का प्रतीक जो है। अब किसके लिए है? तो हिंदू मंदिर के कारण नहीं, हाथी दांत के काम के लिए हेतु, सोने सिक्कों के कंटक हेतु नहीं, एक बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सी बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं और इसको खजाना भी कहते हैं। किसको? गांधार कला का खजाना भी बामियान को कहा जाता है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है बामियान। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? गुंटूर, कुरनूल, चित्तूर, हरदनअली। तो अमरावती कला का विकास जो हुआ, तो अमरावती कला में आपको पता होगा, अमरावती कला में मुख्यतः सफेद पत्थरों का ही प्रयोग हुआ था। और जो अमरावती स्तूप कौन से जिले में है? तो ये है गुंटूर में। कौन से में है? गुंटूर में। अगला, बोध गया की वेदिका को कहा गया गजलक्ष्मी वेदिका, पद्मवेद वेदिका, गण वेदिका या बुद्ध वेदिका? क्या कहा गया? इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो गण वेदिका कहा गया। अगला, दक्षिणी भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? तो आपको पता होगा, तो सबसे प्राचीन स्तूप है गुंटापल्ली स्तूप। कौन सा है? गुंटापल्ली स्तूप दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। अगला, प्रयाग परिस्थिति के लेखक कौन है? वही आ गया वापिस, रिपीट होगा वापस क्वेश्चन, हरिसेन था इसके। दूसरा, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा था? ये मैंने आपको बता दिया कि भारतीय नेपोलियन किसने कहा, तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की? जैसे गरुड़ प्रकार और धनुर्धारी प्रकार की, सही है। भी धनुर्धारी प्रकार की थी और गरुड़ प्रकार की भी थी, सही है। परशुर प्रकार की भी थी और अश्वमेध प्रकार की भी थी, सही है। व्याघ्रहंता प्रकार की भी थी और वीणा वादन प्रकार की भी थी। तो उपयुक्त सभी प्रकार की मुद्राएं उसने जारी की। अगला, चंद्रगुप्त ने कौन सी 2 राजधानियां बनाई थी? ये पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस, पाटलिपुत्र और उज्जैनी, पहले आपको बता दिया था। अगला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर आप ध्यान देना, मैं यहाँ पर चंद्रगुप्त ये विक्रमादित्य की बात कर रहा हूँ, तो विक्रमादित्य मतलब सेकंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा। इसको सकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सकारी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो इसमें जो दरबार में नवरत्न थे उसमें से कालिदास सबसे फेमस थे। कालिदास और वरामिहिर, धनवंतरी, शनपनक आदि भी उसके नवरत्न थे।
किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया, यानी कि चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए उसने राजदूत भी भेजा था? कौन था? नंबर 1 समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या पुष्यगुप्त। तो इसका आंसर रहेगा आपके स्कंदगुप्त। और कुमारगुप्त ने तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, आपको इतने क्वेश्चन बताए, तो इतने क्वेश्चन बताने के बाद में अब आपको ध्यान देना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। टेस्ट भी साथ में हो रहा है और आपकी व्याख्या भी साथ में हो रही है। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था, तो सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था कोडिया, शतमान, दिनार या कर्सनल। तो इसको सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा गया दिनार। क्या कहा गया? दिनार इसको कहा गया गुप्त काल में। अगला, महरौली के लोह स्तंभ लेख का शासक का नाम सही क्या है? महरौली का जो लोह स्तंभ है, इस लोह स्तंभ में लोहे की जो मात्रा है वो लगभग 98% मिलती है। इसमें 98% लोहे की मात्रा है। और सबसे ताजुब की बात यह है, ये लोह स्तंभ जो कुतुब मीनार के पास में है। कहां पर? कुतुब मीनार में के पास में है और खुले में ही है। कहां पर है? खुले में ही खड़ा हुआ है। आप में देख भी आए इसमें। और अभी तक लगभग 2000 साल हो चुके हैं और अभी तक इसमें जंग का नामो निशान ही जंग नहीं लगा। क्योंकि लोहे में तो सही जंग लग जाता है बारिश में, लेकिन इस स्तंभ लेख में, महरौली के लोह स्तंभ में अभी तक किसी प्रकार से कोई जंग नहीं लगा। तो ये एक तरह से हमें ये बताता है कि उस समय कितनी धातु शोधन की कला थी, किस तरह से उस समय धातु बनाए जाते थे ताकि वहां जंग नहीं लगते थे। वर्तमान समय में भी ऐसे धातु नहीं बन पाते जो जंग मुक्त हो, तो उसका निर्माण किया था चंद्रगुप्त ने। ठीक है, ये चीजें थी। तो ये हमारे मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में जो क्वेश्चन हो गए, तो आपने देख लेंगे। और साथ में इन क्वेश्चनों को जैसे आपने, अगर आपने किताब तो ले ही रखी होगी, तो किताब में भी इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। पूरे किताब में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसमें ये पूरे क्वेश्चन किताब में दे रखे हैं, इनकी विस्तार से व्याख्या यहाँ बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज से भी दे रखे हैं और आपको यहाँ पर व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आर्वी मानसिक स्टडी ऐप पर एक किताब आपके लिए उपलब्ध है। साथ में कोर्स में आपको पूरा कोर्स करवा ही दिया। अब अगले अध्याय में, यानी कि अगले अध्याय में बात करेंगे अपनी मध्यकाल की। ये आपके प्राचीन काल का इतिहास हो गया। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन की। किसकी? सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में अगर टाइम मिल जाएगा तो मुगल काल के बारे में पढ़ लेंगे। तो हमारे मूल रूप से अगर बात करें शिवाजी, भारत का 57वीं क्रांति, ये कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिनको आप देख लेंगे। और लास्ट में फिर आपके 2-3-4 कक्षाएं हो रहेगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे आपके थोड़ा लंबे से लंबे वीडियो बनाएं ताकि आपका जल्दी से जल्दी कोर्स हो। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में।